नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज हम द लांसेट सूचकांक पर चर्चा करेंगे, जो कि कोरोना महामारी के जोखिम से संबंधित है। इसमें किस दृष्टि से हमारे राज्यों की स्थिति बताई गई है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी की आज हम चर्चा करेंगे और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अन्य अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो पीडीएफ से संबंधित है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। और इसके अलावा एक ऐप से संबंधित भी लिंक दिया गया है, जो कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित है। और हमारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की क्वालिटी क्या है, कितनी पावर है, किस तरीके से आपके सिलेबस के साथ वो मैच करता है, इसको परखने के लिए 3 लिंक डेमो के रूप में दिए गए हैं, जो कि जनरल साइंस, जनरल जीके और राजस्थान जीके से रिलेटेड है। तो इस सूचना के बाद में अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। द लांसेट सूचकांक कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, द लांसेट सूचकांक। सूचकांक को इंडेक्स बोलते हैं। ये जो सूचकांक है ये कोरोना महामारी के जोखिम से संबंधित है। आप ये कह सकते हो कि कहां पर हालात खराब है और कहां पर हालात सही है, बेहतर है, इसके बारे में एक भारत के राज्यों की एक सूची जारी की गई है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो है द लांसेट का अध्ययन है। ये द लांसेट का अध्ययन है। अब यहां से आपके क्वेश्चन पुटअप होता है, द लांसेट क्या है? क्या है द लांसेट? देखिए, ये है दुनिया की सबसे पुरानी व चर्चित मेडिकल मैगजीन है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे चर्चित मेडिकल मैगजीन है। ये 1823 से अब तक की स्थिति है इसकी, अब तक ये चल रही है। अब देखिए इसने क्या कहा है, किस तरीके से वैल्यूएबल रखा है। अंक, आप इसको वैल्यू भी कह सकते हो, मान भी कह सकते हो। इसने 0 से 1 तक रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों मैंने देखे हैं, आते हैं। तो ये जो 0 है ये तो है सबसे कम खतरा, और 1 है ये है सबसे अधिक खतरा, या आप कह सकते हो जोखिम। ये स्थिति है। अब देखिए यहां पर यदि हम कहें राज्यों के संबंध में, इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जोखिम में है और कौन सा सबसे आप ये कह सकते हो कि जिसमें कम खतरा है, वो कौन कौन से हैं, इसके आधार कौन से रखे हैं। आधार कह दीजिए, पैमाना कह दीजिए 5। ये 5 पैमानों पर जारी किया है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। ये पहला आधार रखा है सामाजिक व आर्थिक आधार। अब देखिए जो सामाजिक और आर्थिक आधार रखा है, सामाजिक और आर्थिक आधार में 3 बातें रखी गई है। एक तो एससी व एसटी का अनुपात, और दूसरा सेकेंडरी
व हायर सेकेंडरी शिक्षा का अनुपात, और एक इसके अंदर रखा गया है वाहन, टीवी व फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करने वाली आबादी। ये आपको पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है। सामाजिक व आर्थिक आधार में एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का अनुपात रखा गया है, इनको देखा गया है। इसके अलावा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 10वीं और 12वीं शिक्षा का अनुपात रखा गया है कि भी इनमें गैप कितना है। इसके अलावा ऐसी आबादी को इसके अंदर शामिल किया गया है जो कि वाहन का इस्तेमाल नहीं करती, टीवी और फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करती है, उसको ये आधार बनाया गया है। दूसरा जो इन्होंने पैमाना माना है, आबादी का प्रकार। ये जो आबादी का प्रकार है, इसमें इन्होंने डिवाइडेशन किया है बुजुर्ग और बच्चे, उनको ज्यादा आधार माना है। आगे आप एक लाइन लिख दीजिए, बुजुर्ग व बच्चे। आप जानते हो कि जो कोरोना महामारी है, या तो 65 साल से जो अबो बुजुर्ग है उसमें ज़्यादा हो रही है, या जो 8 या 10 साल से कम उम्र का बच्चा जो है उसमें ये हो रही है, तो उसी को आधार ये बनाया गया है। तीसरा जो स्केल इन्होंने लिया है, आवास स्वच्छता, मतलब किसी राज्य के जो लोग हैं वो जो रहते हैं वहाँ पर स्वच्छता कितनी है, कितनी साफ सफाई वो रखते हैं, कि इसको आधार बनाया गया है। और चौथा जो है ये है स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मेडिकल स्टोर कितनी दूरी पर है, हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है, उस हॉस्पिटल में किस टाइप की सुविधाएं हैं, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें। और पांचवा जो रखा गया है वो महामारी के ही कारक रखे गए हैं। ये जो कोविड-19 महामारी है ना, उसी के कारकों को इसके अंदर शामिल किया गया है। अब देखिए, इन सब का जो आधार इन्होंने बनाया है, उसी आधार पर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। सारी रिपोर्ट पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले जो आपने रिपोर्ट का ध्यान रखना है, आप यहां लिख। अब देखिए, इन आधार पर इन्होंने राज्यों को किस स्थिति में बांटा है, तो दो स्थितियों में बांटा है इन्होंने। एक तो सबसे ज्यादा खतरा और एक सबसे कम खतरा। खतरे को आप जोखिम शब्द के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक ही बात है। अब तीन स्टेट के नाम बता रहा हूं, आपके एग्जाम की दृष्टि से आपने उन स्टेट्स का नाम याद रखना है। जैसे सबसे ज्यादा खतरा जो बताया गया है मध्य प्रदेश, ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। और दूसरे नंबर पर है बिहार, और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना, और यहां सबसे कम खतरा जो है सिक्किम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा जोखिम है यहां पर कोविड-19 के से संबंधित, और जो सिक्किम में कोविड-19 से संबंधित सबसे कम खतरा है। दूसरे नंबर पर जो है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर जो है ये है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आप मध्य प्रदेश और सिक्किम का ध्यान रखें। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगामी चर्चा करते हैं। अब हम कोरोना से संबंधित एक न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। कोरोना की जो पहली वैक्सीन है उसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया गया है रोहतक और पटना में। एक स्टार्ट डाल के लिख दीजिए।
भारत में विकसित पहली कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण ह्यूमन ट्रायल पटना व रोहतक में स्टार्ट। पटना व रोहतक में स्टार्ट कर दिया गया है भारत में विकसित पहली कोरोना वैक्सीन। ये जो भारत में विकसित पहली कोरोना वैक्सीन है, इसका जो नाम दिया गया है ये है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन, और इसका जो निर्माण कर रहा है ICMR, मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा की है, और भारत बायोटेक ये इसका निर्माण कर रहा है। अभी तक हमारे पास यही न्यूज़ है कि ये जो कोवैक्सीन है इसका जो ह्यूमन ट्रायल है ये स्टार्ट किया गया है। अब देखते हैं आगे की स्थितियां क्या बनती है, वो फिर हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक न्यूज़ और है, कोरोना से संबंधित है, लिखिए। जाइडस कैंडिला की कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। इसका भी ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है, और इस कोरोना वैक्सीन का जो नाम है ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। GCOV-D। और जाइडस कैंडिला जो है, लिखिए, यह है भारत की दूसरी कंपनी है जिसे कोरोना वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मिली है। ये दूसरी कंपनी है। तो अभी तक हमारे सामने जो न्यूज़ है वो ये है। अब देखते हैं, कह रहे हैं सितंबर तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। देखेंगे आगे की स्थितियां क्या कहती है। फिलहाल तो एक उम्मीद के सहारे हम इस पर खुशी जाहिर कर सकते हैं। एक न्यूज़ और है, वो भी कोरोना वैक्सीन से ही संबंधित है, लेकिन इंडिया से रिलेटेड नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, एक कंपनी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बना रही है। एक लाइन लिख दीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व एस्ट्राजेनेका मिलकर कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ये तैयार कर रहे हैं। अब यहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो आप जानते ही हो, यहां जो मेन बात है वो है आपका एस्ट्राजेनेका। ये क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी कर्ण से संबंधित एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बात करते हैं। एक लाइन लिखिए। ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है, फार्मा कंपनी है, मतलब दवाई का निर्माण करती है, मेडिसिन का निर्माण करती है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कर रही है। थोड़ी सी बात करेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी 6 अप्रैल
1999 को। और इसका जो हेड ऑफिस है ये है कैम्ब्रिज, यूके में है। भारत ने इस कंपनी के साथ 50 करोड़ डोज का करार किया है। ये महत्वपूर्ण है। इसी कारण से मैंने आपको कहा था कि ये जो एस्ट्राजेनेका है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि कोरोना वैक्सीन के लिए भारत ने इस कंपनी के साथ भी एक करार किया है 50 करोड़ डोज से संबंधित है। और इसके साथ साथ भारत में जाइडस कैंडिला जो है ये भी ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। और भारत खुद जो ICMR है, भारत बायोटेक है, ये भी कोरोना वैक्सीन के निर्माण में लगे हुए हैं। अब कौन पहले सक्सेस होता है, कौन क्या बात आती है, ये सब बातें भविष्य के गर्भ में है, आने वाला वक्त बताएगा। और एस्ट्राजेनेका आपने ध्यान रखनी है, ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयों के निर्माण से संबंधित है, हेड ऑफिस वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक नाम आपने सुना होगा, दीपक पालीवाल। दीपक पालीवाल ये राजस्थान से संबंधित हैं। ये क्यों चर्चा में है कि ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और एस्ट्राजेनेका जो मिलकर ये कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, इसका जो ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है, हालांकि बहुत सारे लोगों पर ह्यूमन ट्रायल किया जाता है, एक पर नहीं किया जाता है, उन लोगों में दीपक पालीवाल शामिल है। ये भारत के हैं और जयपुर राजस्थान से संबंधित है। एक लाइन लिख दीजिए, ये ह्यूमन ट्रायल में शामिल लोगों की सूची में से एक है। यह है तो कोरोना वैक्सीन से संबंधित जो अपडेट था मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। इसके अलावा जो भी हमारे सामने नई बातें आएगी उसको हम साथ साथ करते रहेंगे। आप ध्यान रखें, भारत में पहली कोरोना वैक्सीन का जो निर्माण कर रहे हैं वो कोवैक्सीन है और ICMR और भारत बायोटेक कर रहा है। इसके अलावा जाइडस कैंडिला, वेल नोन नाम है ये फार्मा में, जाइडस कैंडिला जो है ये भी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया गया है। और ये भारत की दूसरी कंपनी है जिसे कोरोना वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली है। इसके अलावा हम यदि वर्ल्ड की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और एस्ट्राजेनेका जो है ये कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ये और इन्होंने जो ह्यूमन ट्रायल के लिए जिसको चुना है वो दीपक पालीवाल है, वो राजस्थान से संबंधित है। और यहां पर जो एस्ट्राजेनेका है जिसके साथ भारत ने करार किया है, अब करार करने के कारण ये कंपनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी स्थापना, इसका हेड ऑफिस आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब दो छोटे छोटे फैक्ट है उनकी मैं चर्चा करूंगा। HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा, रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये जो है भारत की सबसे अमीर महिला।
एक बात और ध्यान रखना, इन्हें फोर्ब्स नामक पत्रिका ने 2019 में ताकतवर महिलाओं की सूची में 54वां स्थान दिया है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। एक तो रोशनी नाडर मल्होत्रा है और HCL टेक्नोलॉजी की ये चेयरपर्सन बनी है। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इस पे इस टाइप के क्वेश्चन पहले बने हुए हैं। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, HCL टेक्नोलॉजीज क्या है? ये इंडियन मल्टीनेशनल IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्टेब्लिश 1976 में, और इसके जो फाउंडर हैं शिव नाडर, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो हेड ऑफिस है ये इंपॉर्टेंट है, नोएडा में है, ये यूपी में पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसे HCL टेक्नोलॉजी वाला जो सिस्टम है, इसको जो मैंने आपको IT करवाई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी जहाँ करवाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप इसको ऐड कर लें। तो इससे आपके नोट्स जो है सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। ध्यान रखें। ये एक पॉइंट और है, मूर। ये जो मूर है ये ब्रिटेन के नागरिक हैं और इनकी जो आयु है 100 वर्ष है, 100 साल के हैं ये। और सेकेंड वर्ल्ड वार के योद्धा है ये, मतलब इन्होंने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा था। ऑब्वियसली बात है, 100 साल के हैं तो लड़ाई होगा। इन्होंने एक नई बात की है, लिखिए, इन्होंने कोविड-19 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं नेशनल हेल्थ सर्विसेज के लिए 300 करोड़ जुटाए हैं। बहुत बड़ी बात है जी। 100 वर्ष की उम्र में इन्होंने 300 करोड़ रुपए जुटाए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। कोविड-19 से निपटने से संबंधित है ये। इसी कारण से महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी है। इस कारण से ये चर्चा में है। एक लाइन लिख दीजिए, इसी कारण से महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी है। नाइटहुड की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। और कोविड-19 से संबंधित भी हो गए, और जो लांसेट सूचकांक है इस पर ज़्यादा गौर करना ये महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, करंट जीके के तहत आज हमने द लांसेट सूचकांक को जानने का प्रयास किया। इसके अलावा रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और मूर जो कि ब्रिटिश नागरिक है, 100 वर्ष की आयु में इन्होंने 300 करोड़ रुपए कोविड-19 से निपटने से संबंधित जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनके लिए जुटाए हैं। ये अपने आप में एक सैल्यूट करने योग्य काम है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
और इसके अलावा जो आपको लिंक दे रखे हैं उनको आप देखें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।